नमस्कार बच्चों। हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक निबंध है ठेले पर हिमालय। इस निबंध का अध्ययन कर रहे थे। लेखक धर्मवीर भारती ने अपने कुछ मित्रों के साथ उत्तराखंड के एक पर्यटक स्थल है कौसानी, उसकी यात्रा की थी। तो उस यात्रा वृत्तांत को लेखक ने एक निबंध के रूप में अपनी रचना में उतारा है। तो हमने देख लिया था कि लेखक अपने मित्रों के साथ कौसानी की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा में जाते समय उन पर एक निराशा छाती जा रही थी, क्योंकि जो उनका गंतव्य स्थल अर्थात तो कौसानी था, उससे 5-6 मील ही दूर बचे थे। लेकिन जितना सुंदरता, जितनी सौंदर्य की उन्होंने कल्पना की थी या लोगों से सुना था, वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसका दुख उनके चेहरे पर झलक रहा था। लेकिन जब वे कौसानी में उतरे तो उतरते ही उन्होंने, कौसानी कहाँ पर स्थित है? सोमेश्वर घाटी के उत्तर में एक ऊंची पर्वतमाला है और उसके बिल्कुल शिखर पर है। तो वहाँ पर शिखर पर पहुँच के सामने की ओर देखा तो वहाँ पर अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। इतना अधिक सौंदर्य कि वे उसमें खो से गए थे। वहाँ पर उन्हें बादलों के बीच में से और बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखर भी दिखाई दिए थे। तो उस सौंदर्य को देखकर वे खोए से गए थे। अब थोड़ा आगे से पढ़ते हैं। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने, एक क्षण कब? जब बादलों के बीच में से देखो खिड़की से झांक रहा है, तो खिड़की से झांकने का मतलब है कि वे बादल बीच में आ रहे थे। सामने की घाटी थी, उस घाटी में बादल थे बीच में, बादलों के उस पार और पर्वत शिखर दिखाई दे रहे थे, हिमालय के पर्वत शिखर दिखाई थे, उनमें वो बर्फ के शिखर थे वो। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन, बर्फ के दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। अब सारी खिन्नता, निराशा किस बात की थी? खिन्नता, निराशा वे इस बात के थे कि जितना सुंदरता के बारे में सुना था, जितनी सौंदर्य को वे देखने आए थे, वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वे खिन्न और निराश थे। और यात्रा मार्ग उबड़ खाबड़ होने से वो उनमें थकावट भी आ रही थी। तो ये सब छूमंतर हो गए, अर्थात सब गायब हो गए। अब सब आकुल हो उठे, व्याकुल हो उठे उस देखने के लिए। अभी ये बादल छट जाएंगे, बादल दूर हो जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा निरावृत, यानी बिना आवरण के। अब उन पर आवरण छाया हुआ था बादलों का, लेकिन जब बादल हट जाएंगे तो बिना आवरण के हिमालय उनके सामने खड़ा होगा। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब यानी तब क्या होगा? तब उस हिमालय के सौंदर्य को देख पाएंगे। सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। उसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका दिया था। पहले आया था ना कि ज्यों ज्यों कौसानी उनके नज़दीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ लेखक के चेहरे पर झलक रहा था। अब शुक्ल जी ने उस चेहरे को देख लिया था और उसको भांप भी लिया था, समझ भी लिया था कि ये दुखी क्यों है। अब उस पर वो मुस्कुरा रहे थे कि अभी तक तो कौसानी आया भी नहीं और तुम कितने अधीर हो रहे थे। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगला है टूरिस्ट रहने को, पर्यटकों के रहने का स्थल के खानसामा बोलते हैं रसोइये को। खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 पर्यटक आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं कि आपसे पहले 14 पर्यटक आए थे, एक हफ्ते यहाँ रहे, लेकिन उन्हें बर्फ दिखाई नहीं दी, क्योंकि बादल ही बादल छाए रहे। आप खुशकिस्मत हैं, बादल छटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। क्या?
कब बादल छटें और बादलों के पार जो हिमालय का विशाल सौंदर्य बिखरा हुआ है उसको देखने के लिए वे सब आतुर थे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। तो धीरे धीरे जो बर्फ के शिखर थे उन पर से पर्दा हट रहा था या आवरण हट रहा था और वो लेखक और उसके मित्रों को वे हिमशिखर दिखाई दे रहे थे। और फिर सब खुल गया, सारे बादल छट गए। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर ये बता पाता तो ये खरोंच, ये पीर ही क्यों रह गई होती। अब खरोंच पीर कौन सी, पहले बताया था ना कि जो हिमालय को एक बार देख लेता है उसके मन में हमेशा एक खरोंच रहती है दोबारा उस सौंदर्य को देखने की। तो उस समय लेखक के मन में कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी, उस भावनाओं का लेखक कह रहे हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था, जैसे बर्फ की शील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। तो हिमालय की शीतलता सारे दुख, सारे अंतर्द्वंद्व, सारा संघर्ष सब कुछ नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है? क्योंकि हिमालय की सुंदरता में, हिमालय की सुंदरता में लेखक और उसके मित्र खो से गए थे। जो हिमालय पर्वत है उसका पवित्र वातावरण है, वह आत्मिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जो मन के कष्ट होते हैं उन कष्टों से भी हिमालय का पवित्र वातावरण मुक्ति दिलाता है। इसलिए सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप होते हैं तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप तीन है, तो दैहिक शरीर का, दैविक और भौतिक, ये सभी तापों से, सभी कष्टों से हिमालय का प्राकृतिक और पवित्र वातावरण मुक्ति दिलाता है। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे समित नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, ये पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात, अचानक एक दूसरा तथ्य, दूसरा विचार मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिमराशि, ये जो बर्फ गिरी हुई है चोटियों पर, ये कितनी पुरानी होगी। जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतर हिम, यानी एटर्नल स्नो, यानी लगातार चलने वाला हिमालय। एटर्नल स्नो मतलब होता है लगातार चलने वाला। तो ये जो बर्फ है ये लगातार चली आ रही है, कई सदियों से इसको हमें लगातार देखते रहे हैं। सूरज ढल रहा था, यानी शाम का समय हो रहा था, और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। तो बादल छट गए थे और सूरज ढलने लगा था, तो सूरज की रोशनी में थोड़ा थोड़ा जो दूर दर्रे थे, कोई रास्ते थे, कोई ग्लेशियर या कोई पहाड़ के ढाल हैं, घाटियाँ हैं, इसका आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने ये सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य के चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर ही हू करते हुए बहते हैं। तो लेखक अपने विचार लिख रहे हैं कि इन पर्वत मार्गों पर, दर्रे बोलते हैं जो पर्वतों के बीच में मार्ग होते हैं, उन मार्गों को ग्लेशियर बोलते हैं, हिम नदी को। तो इन पर कभी कोई मनुष्य के पैर पड़े भी हैं या नहीं, यानी कभी इन दर्रों पर, इन जो पर्वतीय रास्ते हैं, पर्वतीय मार्ग हैं, इन पर कोई मनुष्य कभी गया है या नहीं है। इस प्रकार के लेखक के मन में विचार उठ रहे थे। सूरज
डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिंगली केसर बहने लगी। देखो ये क्यों कहा गया है, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। ग्लेशियर किसे बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं हिम नदी को, हिम नद को, यानी मतलब बर्फ की नदी, बर्फ बहती है धीरे 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 धीरे, या फिर बर्फ भी होती है वो, तो उस पर केसर बहने लगी। देखो केसर होती है हल्की हल्की पीले रंग की। अब शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा, तो शाम का जो सूर्य है उसकी पीली किरणें जब सफ़ेद बर्फ से टकराती हैं तो जो बर्फ है वह भी केसर के रंग युक्त दिखाई देने लगती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि केसर पहने लगी। शाम का समय था, यद्यपि बर्फ सफ़ेद होती है, लेकिन जब उस पर संध्या समय के सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वही सफ़ेद बर्फ केसर के समान प्रतीत होती है। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, शाम के समय लाल होने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो। क्यों? क्योंकि जो सौंदर्य उन्होंने देखा था उसको अपने मन में बैठा लेना चाहते थे, उस सौंदर्य में ही खोए हुए थे। या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में, समेटने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। तो जिस सौंदर्य को उन्होंने देखा था उसको अपने मन में वे बिठा लेना चाहते थे, इसलिए सब खोए हुए से ही थे। चलो आज इतना ही दिन करेंगे, कल यह पाठ अपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।